की दोस्ती गड़बड़ हो गई है। तो कमलनाथ इंटरव्यू छोड़ के जाते हैं, वो जाकर हाथ पकड़ के घर से दिग्विजय सिंह को लेकर आते हैं, भाई बताओ अपनी दोस्ती कैसी है, ये नौटंकी क्यों करनी पड़ रही है? भाई हमको तो नहीं करनी पड़ रही है। हम 5-4 लोग 1986 से काम कर रहे हैं। तो शिवराज जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह जी और मैं केंद्र में मंत्री हूँ, कैलाश जी राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। हम पर पूछते हो तो ये सारे लोग विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, बाकी लोग तो आया हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं महादेव घाट के महादेव के चरणों में नमन करके अपनी बात शुरू करता हूँ। जो चुनाव आता है, वो चुनाव के समय जो हम चर्चाएं करते हैं, वो चर्चाओं के मंथन के बाद ये जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाती है। जब पहले सरकारें रहती थी तो वो कहती थी लेकिन करती नहीं थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, ये परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बात हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता, हमारा जनप्रतिनिधि आपके बीच में कहता है, वो अपने कार्यकाल में उसको करके भी दिखा देता है। और उसका उदाहरण ये सड़क है। 2003 के पहले आपकी क्या हालत थी, और जब हमारी मुख्यमंत्री बनी तो आज की परिस्थितियां क्या है, मैं 20 साल पहले का उदाहरण दे रहा हूं। आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से कांग्रेस चर्चा करती है, मैं हमेशा कांग्रेस के बारे में कहता हूं, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राज्य पर और देश पर राज किया है, लेकिन कांग्रेस सिवाय भय पैदा करने के अलावा कुछ और करती नहीं है, लालच देने के अलावा कुछ करती नहीं, और भ्रम का जाल वो अपनी ताकत मानती है। और जब मुझे लगता है कि जब मैं ये 3 शब्द कहता हूं तो मैं आपसे ही पूछता हूं, कांग्रेस इस देश के मुसलमानों से कहती रही, इस प्रदेश के मुसलमानों से कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगा तो तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, मुस्लिम बंधुओं से पूछता हूं, 20 साल में 18.5 साल थोड़ा व्यवस्था हमसे कहते हैं। मैं तो नर्मदा का प्रतिमावासी हूँ। नर्मदे आदरणीय कुशमरिया जी के लिए एक बार दिल से ताली बजा दीजिए। हमारे अभी बाबा जी की सीट पर हूँ, पिछले 2 बार से दमोह से हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने विचार के लिए काम करता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मिशन के लिए काम करता है। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता को सिर्फ अपने आप से 2 सवाल करने चाहिए कि मैं राजनीति में क्यों हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों हूं। जिस दिन इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप से पूछ लोगे, मैं दावे से कहता हूं, उम्मीदवार कौन है इसकी परवाह किए बगैर हम पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको दिखा नहीं सकती। और ये बात हमें तय करना चाहिए, जब ये कहने के लिए तो हमारे पास है। जब हम विरोध में थे तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करते थे, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि अभी तक इतने लंबे समय से मैं दावे से कहता हूं। और इससे जो चीजें, जो तीसरी बात है भ्रम फैलाने की, अब हम लोग चुनाव लड़े तो कांग्रेस के पेट में बड़ी बेचैनी हुई कि अभी नाम सुनते हुए कि हवा गड़बड़ा गई कि ये क्या हो गया। तो मुझे लगता है कि जब ये चर्चा शुरू हुई तो मैंने पूछा कि भैया
3 के पहले का ये थका हुआ नेतृत्व तो सिवाय भ्रम फैलाने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। कांग्रेस ने कहा था, कमलनाथ कह रहे थे, हम 6 महीने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। 32 दिन पहले कर पाए और पहली सूची आई और पूरे प्रदेश में इस्तीफों की आग लग गई। कमलनाथ जैसा आदमी खुद कहता है, जाओ दिग्विजय सिंह और उसके बेटे के कुर्ते फाड़ो। एक बात जरूर कांग्रेस के नेता की मानी और दूसरे दिन से कुर्ते कांग्रेस के फटना शुरू हो गए, कुर्ते जलना शुरू हो गए। बेचारे दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर दिया। और देश और संस्कृति की रक्षा करती है, लेकिन वो हमसे कुछ मांगती नहीं है। उस मातृ सत्ता को सर्वोच्च स्थान देना, ये हमारा संकल्प है। और तीसरा है कि 25 साल के भीतर भारत माता को नंबर 1 पर पहुंचाना और देश के भीतर मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचाना, ये हमारा संकल्प है। और उसकी सरल भाषा यही है कि मेरे बच्चे मुझसे बेहतर जिंदगी जिए। और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है मोदी जी के नेतृत्व में कि 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, आज का दिन इतिहास रच गया। 70% परिवारों में देश में पानी पहुंच गया। बचे हुए 30% को 2024 के दिसंबर तक पहुंच जाएगा। ये मोदी के काम करने का तरीका है। मैं शिवराज जी की बात का उल्लेख न करूं और भाषण खत्म करूं तो अन्याय होगा। घंटों बोला जा सकता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम मध्य प्रदेश में हुआ वो कहीं और नहीं हो सकता। बेटी पैदा हो तो लखपति हो जाती है। राम सेतु को तोड़ने की बात आई, तब भी तुमने दूसरा शपथ पत्र दिया कि ये तो मानव निर्मित नहीं है, ये तो काल्पनिक चीजें हैं, इसको तोड़ा जा सकता है। वो देश का भाग्य था कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री बने और हमने शपथ पत्रों को अलग किया और हमने चुनौती दी, कोई माई का लाल राम सेतु को तोड़ नहीं सकता और राम मंदिर वही बनेगा जहां भगवान राम कर रहा है। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, हम सब भाग्यशाली हैं। किन बक्सों में इन 2 महीने के भीतर, साल में आप 1 दीपावली मनाते थे ना, अब 2 महीने में आपको 3 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। डाल देंगे आज शाम तक, आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई आज शाम को डाल देंगे। पहली तो 12 तारीख को आएगी, वो तो मनानी है। दशहरा की राम राम हो गई। दूसरी आएगी जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। विधायक जी फिर से विधायक जी बन जाएंगे, मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगी और आप दीपावली मनाएंगे। और तीसरी दीपावली मनाई जाएगी 22 जनवरी को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो महादीपावली होगी। लेकिन एक प्रार्थना है, पहली दीपावली तो मनाओगे तो कमल कहीं से खरीद लाओगे, बाजार से तलैया तालाब में होंगे तोड़ लाओगे, लक्ष्मी जी को चढ़ा दोगे। दूसरी दीपावली के लिए कोई पैसे खर्च नहीं करना है, कोई तालाब से तोड़ के भी नहीं लाना है, खाली कमल की बटन दबाना है। 3 दिसंबर को दीपावली हो जाएगी। और मैं कहता हूं, कांग्रेस को चुनौती देता हूं, कांग्रेस तुष्टीकरण में अंधी हो गई। भारतीय जनता पार्टी रोटी भी चाहती है, लेकिन राम के साथ चाहती है। हमने राम रोटी की बात की है। विकास के साथ हमको विरासत भी चाहिए। हम वो लोग हैं, मुझे विधायक जी कह रहे थे कि रानी अवंतीबाई की मूर्ति की हमने वहां लोकार्पण किया है, समाज बहुत खुश है। समाज को खुश होना ही चाहिए और खुशी व्यक्त भी करनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि हम अपने महापुरुषों का अगर सम्मान ना कर सके, अगर हम ये ना बता सके कि वास्तव में हमने क्या बलिदान किया है, तो समाज कभी संपन्न नहीं हो सकता। संपन्न कोई पैसे से नहीं होता, संपन्न चरित्र से होता है। और मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे जीवन की सत्य घटना है, मैं सैकड़ों जगह मैं कह चुका हूं। इसको कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं परिक्रमा में था, झाड़ी में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। 3 दिन के बाद तो हमारे गुरुदेव ने कहा, वो ऊपर जाते नहीं थे, उन्होंने कहा एक गांव है, कुछ सही हो तो ऊपर जाते ले आओ। वो रेत में रुकते थे, वो किसी गांव में जाते नहीं थे। हम लोग गए, वो दुकानदार ने दुकान बंद कर दी। वो मुस्लिम थे, लेकिन उनका गांव नर्मदा जी के उस पार था।
उन्हें नहीं पता था कि कौन हमसे मांगने आया। चले बाबा जी सुबह 6 बजे जाऊंगा, सामान दे दूंगा, मेरी नाव चली जाएगी तो मैं गाँव नहीं जा पाऊंगा, नामदा पार नहीं कर पाऊंगा। तो ताला लगाया, चला गया। अब एक परिक्रमावासी का काम है, जो मेरा तो नर्मदे है। एक आदिवासी आटा बांध रहे थे, मैंने उनसे ऐसे चलते चलते नर्मदे कर दिया। वो आदिवासी कहता है अरे ठीक टाइम पर आए, ठीक टाइम। तो शराब पिए थे, बात बोलना जरूरी, ठीक टाइम पर आए। तो मैंने कहा क्या प्रगति? बोले आधा तेरा आधा मेरा। तो उंगली मारी, गमछा में आटा था, आधा तेरा आधा मेरा, उड़ा ले। मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि भिक्षा मांगी जाती, उठाई दी जाती, आपका माल है, अभी को देना पड़ेगा। उसने आधा आटा मुझे दे दिया। हम गुरु जी के पास आए, उनको बताया तो उन्होंने कहा कितनी रोटी का आटा है? हमने कहा 2-3 रोटी का आटा। हम 6 लोग थे, 3 और परिक्रमावासी थे, वो भी भूखे थे। हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा तुम आधी खाओ और ना खाओ, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो आधी आधी पड़ेगी, पर उनको 1-1 रोटी मिल जाएगी तो उनका भला हो जाएगा, ये तो उनको दे दो। मैं तो ये तो बात खत्म हो गई। लेकिन बाद में और मनोज थोड़ा भैया थोड़ा थोड़ा व्यवस्था हमसे कर रहे हैं। हम आइए हमसे बोलो मैं तो नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। नर्मदे भैया आदरणीय कृष्णमरिया जी के लिए एक बार जरा दिल से ताली बजा दीजिए। हमारे सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सभी को हम दोनों हाथ जोड़ करके तो तुम हमारी तरफ मोड़ नहीं पाते भैया। वो कह रहे थे, वो भी देश के प्रधानमंत्री थे, और वो कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ और गरीब आदमी के पास में 15 पैसे पहुंचते हैं। ये हमने नहीं कहा, ये समय के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने कहा। हम तो छाती ठोककर गर्व के साथ कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजे, पेंशन भेजे, बच्चों को भेजे, बच्चियों को भेजे। अगर 2000 किसान के पास जाने हैं तो किसी माइक लाल की ताकत नहीं है कि 1 रुपया उसमें से छीन ले। 100% पैसा उसके पास पहुंचेगा। ये बदलाव है, राजनीति का परिवर्तन। ये हमारे 3 ही संकल्प हैं जिसके लिए हम आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आते हैं। जब विपक्ष में थे तब भी हम राष्ट्र की बात करते थे, जब हम सत्ता में हैं तब भी हम राष्ट्र की बात करते हैं। भविष्य में भी हम अपनी पीढ़ी को यही संदेश देकर जाएंगे, अभी काम रुका नहीं है, काम अभी करना बाकी है। हमारी सरकारें यहाँ 20 साल से चल रही, केंद्र में हम 10 साल से हैं, फिर अगली बार आएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमें क्या काम करना बाकी है। अभी तक हमने धारा 370 समाप्त की है, लेकिन अभी भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारे नक्शे में है, लेकिन हमारे पास नहीं है। जब तक वो भारत का हिस्सा नहीं हो जाएगा हमारा काम बंद नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि हमारे 3 ही स्तंभ में गरीब कल्याण का संकल्प, दूसरा है महिला सशक्तिकरण, और तीसरा है आने वाले 25 साल में जब हम समृद्ध काल में देश दुनिया के नंबर 1 पर हो और देश के भीतर मध्य प्रदेश अव्वल दर्जे पर हो। ये हमारा संकल्प है और उसका सीधा सरल तरीका है, घर में बैठकर हमेशा विचार करिए कि आपके बच्चों की जिंदगी आपसे अच्छी होगी कि नहीं होगी। हर आदमी की यही इच्छा है। अगर मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर होगा तो यहाँ गांव में बैठे हुए लोगों को यह तय करना होगा कि मेरे बेटों की जिंदगी मुझसे अच्छी होनी चाहिए। ये है इसका मतलब। और जब मैं गरीब कल्याण की बात करता हूं तो मैं मोदी जी की बात जरूर करता हूं। 2014 में जब आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तब हमने घोषणा पत्र में नहीं कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, लेकिन एक गरीब का दर्द जानने वाले ने 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्की छत देकर
वो टपकते हुए छतों से मुक्ति दिला दी, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं पूछता हूं, जो कांग्रेस हम पर आरोप लगाती रहती थी, हम हमेशा कांग्रेस को कहते हैं कि वो परिवारवाद में पागल हो गई है, वो पार्टी तुष्टीकरण में वो अंधी हो गई है। गरीब को छलने का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनते ही जरूरतमंद लोगों के लिए जो पिटारा खोला, वो वोट का लालच नहीं था, वोट लेने के बाद हमने किया है। मैं पूछता हूं कि 11.5 करोड़ शौचालय बन गए, तो ये लालच नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण का बढ़ता हुआ एक कदम है। मैं आपसे पूछता हूं, 2014 के पहले जिस गांव के भीतर आप जाते थे, शाम के समय सड़क के किनारे का जो चित्र था, क्या वो माता बहनों के सम्मानजनक था? हमारे और आपके लिए सम्मानजनक था? और इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ कुछ चंद पैसों का सहयोग नहीं है, ये माताओं बहनों के सम्मान के लिए उठाया गया पहला कदम था। इसके पहले देश में कोई सरकार ये काम नहीं कर सकी। दूसरा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, या तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में लाइनें खत्म होती थी, या फिर मोदी जी के समय में। कांग्रेस जब भी सरकार में आती थी, बाबा जी भी सांसद रहे, मैं भी 5 बार सांसद हूं, लेकिन हमारे पास कूपन लेने आते थे अच्छे बड़े बड़े लोग कि साहब बेटी की शादी है, कूपन दे दो। पैसे बुरे लगते थे, लेकिन साहब 1.5 साल की लाइन लगी है तो कूपन मिल जाएगा तो बेटी की शादी में गैस कनेक्शन चला जाएगा। ये दिन ज्यादा पुराने नहीं है, लेकिन मोदी का कमाल देखिए, 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को, वो गरीब लोग जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर जिन माताओं बहनों के आंसू पहुंचे, वो कौन है? मोदी जी। अभी फिर उसके बाद 2019 में आपने चुनाव जिताया, और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से कहा 2024 तक हर परिवार को पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचाऊंगा। मैं आज अभी मोबाइल मैंने खोला, मौसी विभाग का मंत्री, स्वच्छता मेरे पास है, पेयजल मेरे पास है। मैं मोदी सरकार का वो मंत्री हूँ जिसके पास में पानी पर देने का काम मेरे हिस्से में है। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, 15 अगस्त 2019 को देश में ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में नहीं, कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी था। अभी जब मैंने मोबाइल खोला और मेरा ट्विटर, कोई ट्विटर चलाता हो तो देख रहा है, मेरी फेसबुक पर देखना पड़ा होगा, मैंने भी अभी देखा मंच पर, मुझे छाती ठोकर गर्व है। मैं अभी तक कल तक भाषण में कह रहा था कि 20 दिन पहले हमने 13 करोड़ 23 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। 72 साल में 3.25 करोड़, और अभी 4 साल नहीं हुए, दिसंबर में 4 साल होंगे, हमने 10 करोड़ नए कनेक्शन परिवारों में दे दिए। ये है मोदी का कमाल। और लेकिन मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जब ये बातें मैं कहता हूँ तो खाली क्या ये लालच है? लोगों के पास 15% पहुंच पाता है, यानी उन लोग खुद ही भ्रष्टाचार स्वीकार किया था, इसलिए काम नहीं होते थे। आज देश में आप देख रहे हो जो विकास हो रहा है। हम आज यहाँ महानगर आए हैं, इसके पहले आए थे, बड़ी मुसीबत। परम सम्मानी और हमारे छोटे भाई प्रहलाद जी आप पधारे हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से पूरे और देश में लोग जाकर के और दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ऐसा भीख का कटोरा लेकर के जाते थे। आज हमारा देश साहूकार देश है, आज हमारा देश साहूकार देश है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राम सेतु को तोड़ने की बात आई, तब भी तुमने दूसरा शपथ पत्र दिया कि ये तो मानव निर्मित नहीं है, ये तो काल्पनिक चीजें हैं, इसको तोड़ा जा सकता है। और इस देश का भाग्य था कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री बने, और हमने शपथ पत्रों को अलग किया और हमने चुनौती दी, कोई माई का लाल राम सेतु को तोड़ नहीं सकता, और राम मंदिर वही बनेगा जहाँ भगवान राम। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, हम सब भाग्यशाली हैं। किन वर्षों में, इन 2 महीने के भीतर, साल में आप 1 दीपावली मनाते थे ना, अब 2 महीने में आपको 3 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। डाल देंगे आज शाम तक, आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई आज शाम को डाल देंगे, पहली तो 12 तारीख को आएगी, वो तो मनानी है।
दशहरा की राम राम हो गई। दूसरी आएगी जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, विधायक जी फिर से विधायक जी बन जाएंगे, मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगी और आप दीपावली मनाएंगे। और तीसरी दीपावली मनाई जाएगी 22 जनवरी को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो महादीपावली होगी। लेकिन एक प्रार्थना है, पहली दीपावली तो मनाओगे तो कमल कहीं से खरीद लाओगे, बाजार से तलैया तालाब में होंगे तोड़ लाओगे, लक्ष्मी जी को चढ़ा दोगे। दूसरी दीपावली के लिए कोई पैसे खर्च नहीं करना है, कोई तालाब से तोड़ के भी नहीं लाना है, खाली कमल की बटन दबाना है। 3 दिसंबर को दीपावली हो जाएगी। और मैं कहता हूं, कांग्रेस को चुनौती देता हूं, कांग्रेस तुष्टीकरण में अंधी हो गई। भारतीय जनता पार्टी रोटी भी चाहती है, लेकिन राम के साथ चाहती है। हमने राम रोटी की बात की है, विकास के साथ हमको विरासत भी चाहिए। हम वो लोग हैं, मुझे विधायक जी कह रहे थे कि रानी अवंतीबाई की मूर्ति की हमने वहां लोकार्पण किया है, समाज बहुत खुश है। समाज को खुश होना ही चाहिए और खुशी व्यक्त भी करनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि हम अपने महापुरुषों का अगर सम्मान ना कर सके, अगर हम ये ना बता सके कि वास्तव में हमने क्या बलिदान किया है, तो समाज कभी संपन्न नहीं हो सकता। संपन्न कोई पैसे से नहीं होता, संपन्न चरित्र से होता है। और मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे जीवन की सत्य घटना है, मैं सैकड़ों जगह में कह चुका हूं। इसको कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं परिक्रमा में था, झाड़ी में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। 3 दिन के बाद तो हमारे गुरुदेव ने कहा, वो ऊपर जाते नहीं थे, उन्होंने कहा एक गांव है, कुछ सही हो तो ऊपर जाते ले आओ। वो रेत में रुकते थे, वो किसी गांव में जाते नहीं थे। हम लोग गए, वो दुकानदार ने दुकान बंद कर दी। वो मुस्लिम थे, लेकिन उनका गांव और नर्मदा नदी के उस पार था। उन्हें नहीं पता था कि कौन हमसे मांगने आया। कहले बाबा जी सुबह 6 बजे जाऊंगा, सामान दे दूंगा, मेरी नाव चली जाएगी तो मैं गांव नहीं जा पाऊंगा, नर्मदा पार नहीं कर पाऊंगा। तो ताला लगाया, चला गया। अब एक परिक्रमावासी का काम है, जो मैं रहता नर्मदे है। एक आदिवासी आटा बांध रहे थे, मैंने उनसे ऐसे चलते चलते नर्मदे कर दिया। वो आदिवासी कहता है, अरे ठीक टाइम पर आया, ठीक टाइम। शराब पिए थे, बाद में बोलना जरूरी, ठीक टाइम पर आया। तो मैंने कहा क्या बोले, आधा तेरा आधा मेरा। तो उंगली मारी, गमछा में आटा था, आधा तेरा आधा मेरा, उड़ा ले। मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि भिक्षा मांगी जाती, उठाई दी जाती, आपका माल है, अभी को देना पड़ेगा। उसने आधा आटा मुझे दे दिया। हम गुरु जी के पास आए, उनको बताया तो उन्होंने कहा कितनी रोटी का आटा है? हमने कहा 2-3 रोटी का आटा। हम 6 लोग थे, 3 और परिक्रमावासी थे, वो भी भूखे थे। हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा तुम आधी खाओ और ना खाओ, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो आधी आधी पड़ेगी, पर उनको 1-1 रोटी मिल जाएगी तो उनका भला हो जाएगा, जो तो उनको दे दो। मैं तो ये सब बातें खत्म हो गई।